क्या रीजन हो सकता है डिवोर्स केसेस का? टॉलरेंस की कमी। दूसरा, इस बारे में कोई शिक्षा नहीं होती। मतलब अगर मैं ओल्ड एज ग्रुप की बात करूं तो उनका ऐसा मानना है कि जितने लोग शिक्षित होते जा रहे हैं उतने डिवोर्स केसेस पे या डिवोर्स केसेस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो केरला एक सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट माना जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 2% पहुँच गया। तो क्या वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू इंडिया में अपना डिवोर्स फाइल कर सकता है? बेशक पावर अटर्नी के थ्रू डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। इवन वो पावर अटर्नी जो लड़का बाहर रह रहा है वो अपनी मदर को, फादर को, किसी को भी पावर अटर्नी दे सकता है अपने फैमिली मेंबर्स। उसको प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। आजकल इवेंचुअली शादियों को साल भर भी नहीं गुजरता और शादियों में डिवोर्स के नौबत आ जाते हैं। जब तक शादी के बाद 1 साल तक तो डिवोर्स हो नहीं सकता, फाइल ही नहीं हो सकता। और उसके अलावा 1 साल का सेपरेशन पीरियड भी बहुत जरूरी है डिवोर्स को फाइल करने के लिए। कम से कम वो पति पत्नी की तरीके से ना रह रहे हो, उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो, ये लॉ कहता है। हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे शुद्ध लोकल चैनल के पहले लीगल पॉडकास्ट में। हमारा ये लीगल पॉडकास्ट सबसे पहले फैमिली मैटर्स को कवर करेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिवोर्स, क्योंकि हमारे सोसाइटी में आजकल डिवोर्स बहुत सुना जा रहा है। इवन यूथ से अगर बात करें तो वो शादी नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज शादी के पहले वो डिवोर्स का सोचने लगते हैं और उससे डर जाते हैं। इन कुछ मैटर्स को लेकर आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट जिनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन लीगल फील्ड। हमारे साथ हैं एडवोकेट JPS ओबरॉय सर। सर, अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देंगे। जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले तो शगुफ्ता जी आपका, आपकी शुद्ध लोकल की पूरी टीम का और हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जो आपने आज इस परिचर्चा में हमें आमंत्रित किया है। जहाँ तक मेरे अपने इंट्रो का सवाल है तो मैंने लॉ जो है जबलपुर यूनिवर्सिटी से किया 94 में, और एज अ लॉ स्टूडेंट मैंने मन बना लिया था कि मुझे प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम किसी भी फील्ड का, किसी भी जगह का नहीं दिया और रजिस्ट्रेशन करा के आज तक वकालत कर रहा हूँ। ठीक है सर, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है एंड आपसे बेहतर हमें कोई मिलता नहीं इस टॉपिक पे व्यूअर्स को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज देने का। आजकल सोसाइटी में डिवोर्स केसेस बहुत होने लगे हैं। मतलब पहले के टाइम पे अगर मैं आज से 2 डेकेड पीछे की बात करूं तो डिवोर्स ऐसा था, एक्सेप्शनल केस में था कि बहुत ज़्यादा कोई अपने शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं है तो वो डिवोर्स के लिए जाता था। लेकिन इवेंचुअली आजकल डिवोर्स केसेस जब देखो तब हर सोसाइटी में सुना जा रहा है। आप बता सकते हैं सर कि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है डिवोर्स केसेस का? देखिए शुक्ता जी, बहुत सही कहा आपने। हर फील्ड में ही बदलाव आ रहा है। जहाँ तक देखा जाए तो आपको पता होगा कि अमेरिका में 50% डाइवोर्स का रेट है। हमारे इंडिया का जो अगर ओवरऑल डाइवोर्स देखें तो वो 1% है, लेकिन 1% भी बहुत ज़्यादा है। 1% डाइवोर्स हो रहे हैं तो उसके पीछे आप ये देखिए कि हर चीज़ों में बदलाव आ रहा है, ठीक है, और टॉलरेंस की कमी है। दूसरा, इस बारे में कोई शिक्षा नहीं होती। हम हर एक छोटी सी चीज़ भी करते हैं तो उसकी एक ट्रेनिंग है, लेकिन ना तो हमारे किसी स्कूल की एजुकेशन में, ना हमारे किसी कॉलेज में, और ना ही किसी और जगह पे ऐसा कोई सिस्टम है कि कम से कम एटलीस्ट आप मैरिज करने जा रहे हैं तो आप उसके लिए एक 10 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का कोर्स शुरू करें। अभी कुछ संस्थाओं का हल्का हल्का सा मुझे सुनने को आया है कि उन्होंने एक सर्टिफिकेशन शुरू किया कि एटलीस्ट आप मैरिज के लिए प्रिपेयर तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में हो सकता है इस दिशा में कुछ काम हो। बढ़िया सर। आपने बात टॉलरेंस की सर। कई लोगों का मतलब अगर मैं ओल्ड एज ग्रुप की बात करूं तो उनका ऐसा मानना है कि जितने लोग शिक्षित होते जा रहे हैं उतने डिवोर्स केसेस पे या डिवोर्स केसेस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या उनकी ये सोच सही है या ये भी एक दखियानूसी बात है? हाँ, कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ। जैसे हम केरला को ही ले लें तो केरला एक सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट माना जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 2% पहुँच गया। तो ये बात ठीक है कि ऐसा है, पढ़े लिखे लोगों में ये चीज़ बढ़ रही है, और ख़ासकर ये 24 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों के बीच में डाइवोर्स के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ओके सर, जैसे कि आपने केरला की बात की, मोस्टली वहाँ जो लोग हैं वो बाहर मैरिज करते हैं सर। तो इससे मुझे एक व्यूअर का एक क्वेश्चन याद आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनकी वाइफ इंडिया में रहती है। अगर कोई जैसे आउट ऑफ इंडिया में है, उसको डिवोर्स लेना है, तो क्या वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू इंडिया में अपना डिवोर्स फाइल कर सकता है? बेशक पावर अटर्नी के थ्रू डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। मोस्टली जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग अब्रॉड में हैं, तो इवन वो पावर अटर्नी जो लड़का बाहर रह रहा है वो अपनी मदर को, फादर को,
किसी को भी पावर नहीं दे सकता अपने फैमिली मेंबर्स में। तो उसको प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है? उसको प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है अनटिल एंड अनलेस उस कोर्ट में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए और उसकी रिक्वायरमेंट हो तो कोर्ट के आर्डर के बाद उसको आना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे पावर टर्नी का रोल बाकी केसेस में होता है, नॉर्मली सिविल केसेस में दूसरी सेम सिचुएशंस उसके अंदर। सर एक और क्वेश्चन मैंने सोसाइटी में बहुत कॉमनली देखा है, वो क्वेश्चन ये है कि आजकल इवेंचुअली शादियों को साल भर भी नहीं गुजरता और शादियों में डिवोर्स के नौबत आ जाते हैं। वो आते हैं और उनका सबसे पहला क्वेरी यही बोलते हैं कि 1 साल के विद इन हम कैसे डिवोर्स ले लें। तो थोड़ा सा डिवोर्स के लॉ के बारे में एंड इस क्वेश्चन को भी उसमें सॉल्व करते हुए थोड़ा सा आप व्यूअर्स को अगर देखिए, लॉ बिल्कुल क्लियर है। जब तक शादी के बाद 1 साल तक तो डाइवोर्स हो नहीं सकता, फाइल ही नहीं हो सकता। और उसके अलावा 1 साल का सेपरेशन पीरियड भी बहुत ज़रूरी है डाइवोर्स को फाइल करने के लिए। कम से कम वो पति पत्नी की तरीके से ना रह रहे हों, उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो, ये लॉ कहता है। अब इस बीच में जो आप कह रही हैं कि 1 साल के अंदर डाइवोर्स की ज़रूरत है, तो कई लोग सेपरेट रहते हैं, उस बीच में वो कुछ म्यूचुअल डीड बना लेते हैं, कुछ स्टाम्प में लिख लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसकी कोई वैलिडिटी। हम अक्सर बताते हैं कि जहाँ तक शादी का सवाल है तो शादी तो पंडित करा सकते हैं, बाहर करा सकते हैं, ग्रंथी करा सकता है और मौलवी पढ़ा सकता है, लेकिन जब डाइवोर्स की बात आएगी तो बाहर किसी को राइट नहीं है, उसके लिए आपको न्यायालय आना पड़ेगा। बढ़िया सर। एंड सर एक बहुत ही, मैं फ़नी तो नहीं बोलूँगी, बट एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मतलब यूथ वर्सेस ओल्ड एज के बीच में एक कंपटीशन है। वो ये है कि आपने इतने सारे मतलब अपने 30 साल के करियर में बहुत सारे डिवोर्स केसेस देखे हैं। सो एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है सर, लव मैरिजेस में ज़्यादा डिवोर्स के चांसेस होते हैं कि अरेंज में ज़्यादा डिवोर्सेस के चांसेस होते हैं? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दोनों चीज़ें चाहिए, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अरेंज हो और लव हो जाए, कंप्लीट हो जाती है मैरिज। और ठीक ऐसे ये लव हो और अरेंजमेंट आ जाए तो भी मैरिज कंप्लीट हो जाती है। तो चाहिए तो दोनों, एडजस्टमेंट चाहिए, टॉलरेंस चाहिए, एक दूसरे की बात को समझने के लिए, और थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए, एकदम से सडन प्रोवोकेशन में नहीं आना चाहिए। इसी के लिए फिर आ रही है बात कि ये समझाने के लिए कुछ ना कोई इंस्टीट्यूशंस की आजकल ज़रूरत है ना। वही बात मैं आपसे जो पहले किया हूँ जी रिपीट हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ बोली है सर। बिकॉज लव मैरिज और अरेंज मैरिज की फ़ाइट बहुत पुरानी है और उसको सब अपने हिसाब से देखते रहते हैं। सर आपने बोला कि कुछ इंस्टीट्यूशन है, तो जितना मुझे आइडिया है तो मीडिएशन का वैसे भी प्रोविजन डिवोर्स केसेस में रहता है। सो क्या मीडिएशन से डिवोर्स केसेस वापस से सक्सेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं? मतलब मीडिएशन पे गए और वापस से हस्बैंड वाइफ एक साथ रहने लगे? हाँ, चांसेस तो हैं, लेकिन बात ये आती है कि जो मीडिएशन का सिस्टम है अभी हमारे यहाँ, वो एकदम मुश्किल से एक बार उनके पास भेजा जाता है और वो अननोन होते हैं मीडिएटर के साथ वो लोग फैमिली, और उस बीच में एक सिटिंग के अंदर वो पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा है नहीं। कई बार होता है, रिपीट करते हैं सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, तो उसके केस लिंगर ऑन हो रहे होते हैं। तो मीडिएशन हर स्टेज पे होना चाहिए। कोर्ट ने तो शुरू किया ही है, बाकी फैमिलीज में, समाज में, सोसाइटी में, परिवारों में क्यों नहीं मीडिएशन होना चाहिए? पहले मीडिएशन की कोशिश हो और कोर्ट इसको मान्यता भी देता है, समाज की बातों को मान्यता देता है, परिवार की बातों को मान्यता देता है, तो मीडिएशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड सर कई बार ये सुना गया है, मतलब हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि लड़की की जो फैमिली है वो हमारे बीच के रिलेशन या हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत कमेंट्स देती है, या मेरी जो वाइफ है, मतलब एक क्वेश्चन मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगी, एक हमारे व्यूअर ने पूछा था कि मेरी जो वाइफ है, अगर हम दोनों के बीच कभी भी लड़ाई होती है तो वो अपने मम्मी को फ़ोन कर देती है, जो मुझे पसंद नहीं, और ये आगे चल के ऐसा एक बड़ा मुद्दा बन जाता है कि डिवोर्स की नौबत आ जाती है। सो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे क्या सर इस बारे में? देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्यूनिंग है तो वो तीसरा तो बाद में आता है, चाहे वो उस साइड के हो या इनके मेंबर्स हो, उन सब के नाम जरूर आते हैं। लॉ में कई बार उनको इम्प्लीकेट भी किया जाता है, सभी चीज़ें, और रीज़न डाला जाता है कि इसकी मम्मी के कारण, जैसा आपने पूछा, या इसकी मदर के साथ बातचीत है इस कारण। पर अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो इस चीज़ को रोका जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर साथ में रहना तो एक ही कारण है उसका कि हमें साथ में रहना है, और डाइवोर्स लेना तो देयर आर सो मेनी रीजंस, है ना। तो यही बात है कि जब दोनों को साथ में रहना है तो बनने में बहुत समय लगता है, टूटने में सिर्फ एक मौका ही काफ़ी होता है। कभी हस्बैंड को इनिशिएट करना चाहिए, कभी वाइफ को इनिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्यूअर्स की तरफ से मैं पूछ रही हूँ वो ये था कि इवेंचुअली बहुत सारे
ऐसे बॉलीवुड के एग्जाम्पल्स बोलिए या क्रिकेटर्स के एग्जाम्पल्स बोलिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। सो इसमें ये सुनाई आता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी, जो लड़का है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम से कर देगा तो उसको मेंटेनेंस कम देना पड़ेगा। सो क्या प्रैक्टिकली ये कोई सोल्यूशन है? देखिए, एक तो मैं अपना व्यक्तिगत, अगर मेरी सोच तो ये है कि ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं हम लोगों के लिए आइडियल होते हैं सोसाइटी में। इनकी जो एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा कानूनी पेचीदगियों की भी और कानून के डंडे की भी ज़रूरत ज़्यादा है ना, दूसरे अर्थों में अगर हम कहें। क्यों? क्योंकि इनको देख के फिर लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे कर ली, तो उसमें बहुत सारे कॉज होते हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं। ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हस्बैंड प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे कर देगा और उसके बाद वो मेंटेनेंस से बच जाएगा, क्योंकि उसके बाद कानून है, न्यायालय है, कोर्ट देखती है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज उसके पास क्या था, और ये ड्यूरिंग जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है और उसने थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट लिया है, तो वो सब चीज़ उसकी मानी जाएगी। और उसी के हिसाब से जो मेंटेनेंस है या बाकी कंपनसेशन है डिसाइड होता है। हाँ, क्योंकि सोसाइटी में ये एक मतलब हाँ आया था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अगर किसी और के नाम से कर दूंगा। ये आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नेहा वर्सेस रजनीश का एक केस आया था जो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लड़के और लड़की को दोनों को अपना अपना एफिडेविट ऑफ प्रॉपर्टी सबमिट करना पड़ेगा। तो शायद ये सोल्यूशन वहां से आया था, और उसके बाद जब एक सेलिब्रिटी ने उस चीज को फॉलो किया तो लोग उसको एक ट्रेंड समझने लगे या एक यूनिवर्सल सोल्यूशन समझने लगे। देखिए, नेहा रजनीश में बड़ी अच्छी बात की आपने। उसके अंदर जो उसके, अगर आप मतलब डिटेल जजमेंट पे जाएं, लेंथ में जजमेंट है, तो उसके अंदर ये दिया है कि नॉट ओनली एफिडेविट में एक मेन बात जजमेंट में कही है कि लास्ट 3 इयर्स का दोनों का, हस्बैंड को भी जब एफिडेविट देना तो उसने भी, और वाइफ ने भी जब देना है तो उसने भी, उसका टोटल की बैंक की स्टेटमेंट्स, अगर बिजनेस है तो बिजनेस की बुक्स, ठीक है, अगर सर्विस है तो सर्विस का सैलरी स्लिप्स, मतलब लास्ट 3 इयर्स की पूरी डिटेल चाहिए उसके अंदर। तो आप सोचिए कि डिस्प्यूट आज हुआ है, लास्ट 3 इयर्स पहले तो नहीं पता था, तो उससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी, वो जजमेंट्स आते रहते हैं समय समय पर, बहुत कोशिशें रहती हैं और उससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स मिलता है। यही तो काम है न्यायालय का। बिल्कुल बिल्कुल सर। नेक्स्ट जो इसमें सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि कितने साल लगेंगे मुझे मेरा डिवोर्स होने में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जब भी क्लाइंट्स को आता है। ये क्वेश्चन आपके सामने भी आया होगा सर, तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे क्लाइंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, कितना टाइम लगेगा? देखिए, कुछ तो एक आइडिया लगता है केस को देखकर, केस की स्टडी को देख करके, बाकी एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आपने देखा ही है न्यायालयों के अंदर कई बार कोर्टें वेकेंट्स होती हैं, कभी एडवोकेट्स अपोजिट पार्टी के एडवोकेट्स को ऑपरेट नहीं करते, कभी पार्टीज़ को ऑपरेट नहीं करती। तो अभी क्या हुआ है, इसके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अभी हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करता है अपने स्टेट में, और कोर्ट की डिटेल्स जाती है हाई कोर्ट के पास। तो जितने ओल्ड केसेस हो जाते हैं उसके अंदर फिर हाई कोर्ट जो है डायरेक्शन दे देता है कि इसको विद इन टाइम डिसाइड करना है। फिर जो कोर्टें हैं, फैमिली कोर्ट्स है, जैसे हम अभी डायरेक्ट फैमिली कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर फैमिली कोर्ट्स क्या करती हैं, पुराने केसेस के अंदर लंबी डेटें लेने नहीं देती। तो जितना उसके अंदर वो लग सकता है रोक, वो न्यायालय समय समय पर ऐसे एक्ट करता है और उसका सबको बेनिफिट्स मिलता है। तो अभी भी पुराने केसेस नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि एक एज, उसके बाद रिवीजन है, अपील है, वो तो रीजन है ही अपने आप में। तो कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपने देखा होगा मोस्टली केसेस म्यूचुअल कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो बाकी के सब लिटिगेशंस भी खत्म हो जाते हैं। तो आजकल लोक अदालत भी हैं, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट इसके लिए कर रही हैं। उसका बेनिफिट मिलता है। तो अभी आपने म्यूचुअल बोला, तो इसका मतलब डिवोर्स के भी टाइप्स होते हैं। मतलब अगर किसी को डिवोर्स के लिए जाना है तो उसके भी 2 टाइप्स हैं। आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए। देखिए, डाइवोर्स जो है, अगर बेसिकली तो शादी के 1 साल के अंदर डाइवोर्स नहीं होता, ठीक है। उसको मैरिज नल एंड वाइड जरूर हो सकती है, वो उसके लिए विद इन 1 ईयर का टाइम है कि 1 साल के अंदर ही बताएं, और उसके अपने ग्राउंड्स हैं। और जहाँ तक डाइवोर्स की बात है तो 1 साल का सेपरेशन जरूरी है। तो डाइवोर्स या तो वाइफ की तरफ से आता है या हस्बैंड की तरफ से आता है। अभी अगर आप इंडिया में परसेंटेज देखेंगी तो डाइवोर्स लेने का परसेंटेज वाइफ का ज़्यादा है, जो केस फाइल करने का, ठीक है। हस्बैंड का परसेंटेज कम है। लेकिन हम आज भी समाज की जो
पहले थी वही व्यवस्था है कि, लेकिन सफरर जो है इसमें वाइफ ही होती है। बाद में डाइवोर्स के बाद भी हम देखते हैं कई बार केसेस में, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ हमारे रिलेशंस हैं, तो हम कई बार कहीं लगता है कि नहीं, सोसाइटी का जो सिस्टम है उसमें वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। और लॉ में जो बोलते हैं बराबरी का, और फिर कुछ कानून अगर महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं तो बोला जाता है नहीं भाई, इसमें उसको बेनिफिट दिया जा रहा है। एक जन की गलती का 2 जन परसेंटेज, बाकी 98% जो है वो महिलाएं सफरर होती है। नहीं तो कौन लेडीज चाहेगी, मैरिज की है परिवार ने, किसकी फैमिली चाहेगी कि अब डाइवोर्स ले लें हम। जब कोई ऑप्शन बचता नहीं है तो डाइवोर्स के लिए जाते हैं। 1 साल का सेपरेशन चाहिए, फिर उसके ग्राउंड्स हैं, क्रूअल्टी है, ठीक है, एडल्ट्री है। कभी कभी कोई एडल्ट्री के लिए वाइफ को ज़बरदस्ती इंसिस्ट करे तो उसके लिए प्रोस्टिट्यूशन में ले जाए तो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड डाइवोर्स ले सकती है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, से बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, ठीक है। डिसर्शन है कि भाई पहले से बिना किसी कारण के आइदर पार्टी ने दूसरे को छोड़ दिया है, तो ये सब ग्राउंड्स पे, इनके आधारों पे न्यायालय में अगर आप एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके, कुछ बिना लाग लपेट के, बिना किसी फ्लॉवरी लैंग्वेज के, कोर्ट को फ्लॉवरी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, आप टू दी पॉइंट अपनी बात रखें न्यायालय में, तो मुझे लगता है कि न्याय बहुत जल्दी और सुलभ तरीके से मिल सकता है। बढ़िया सर, आपने एक पॉजिटिविटी दी है इस चीज़ को, बिकॉज डाइवोर्स नॉर्मली एक नेगेटिविटी होल्ड करता है, आपने बहुत एक पॉजिटिविटी दी है। सर इसी से मेरा अगला सवाल ये आता है कि जैसे कि आपने कहा कि डिवोर्स केसेस में मतलब वाइफ पीड़िता होती हैं। मान लीजिए सर ऐसा केस आया जिसमें हस्बैंड को वाइफ से डिवोर्स चाहिए, उसको दूसरी शादी करनी है, बिकॉज आजकल लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा हो गए हैं, जिसके कारण से बहुत जल्दी वो लोग नेक्स्ट मैरिज में या अपनी लाइफ में आगे जाते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है सर कि जो डिवोर्स जो उसकी वाइफ है वो उस घर में नहीं रह सकती, उसको उस घर से बाहर ही निकाल दिया जाएगा? क्या उसका कोई राइट है कि वो उसी घर में रह सकती है जब तक डिवोर्स की डिक्री उसके हाथ नहीं आए, या उस घर में रह के वो उसको कॉन्टेस्ट कर सकती है? तो बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है जो आपने आज उठाया। कभी किसी दिन अगर मौका मिला तो खाली इस प्रश्न पे ही अपन पूरी बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊं कि वो उस घर में रह सकती है, पहली बात है। दूसरा, इसको बड़े ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा। जब समाज के अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं तो हमको कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। यहाँ से बहुत सारे डिस्प्यूट्स स्टार्ट होते हैं, और जब हम प्रॉपर्टी समझते हैं तो हम अपने क्या करते हैं, उसके ऊपर अंकुश लगाते हैं। और फिर जब आप देखें कि जब आप दबाव डालेंगे तो ये तो नेचर है, फिर वो क्या होगा, रिवर्स होगा। तो ये अननेसेसरी क्या करते हैं कि एक दूसरे को प्रॉपर्टी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अगर एक, क्योंकि अब सोसाइटी इतनी डेवलप कर चुकी है। एक टाइम था जब हम लॉ स्टूडेंट थे, उस समय पे गर्ल्स जो थी उतना ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स में नहीं थी। आज आप सोचो कि बराबर है लगभग ऑलमोस्ट, गर्ल्स भी वो काम कर रही हैं, बाहर भी जा रहे हैं, तो आपकी फ्रेंडशिप दोनों से होती है, गर्ल्स से भी फ्रेंडशिप होती है, बॉयज से भी फ्रेंडशिप होती है। तो अब इस चीज़ को पुराने लोग, एक जनरेशन गैप भी है और एक नए भी, जब हमको अंकुश लगाना हो तो आदमी क्या करता है, उस पर दबाव डालता है। वाइफ सोचती है हमारे हस्बैंड का उससे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, नहीं भी है तो हो जाता है, क्योंकि आप उसके कारण घर के अंदर क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा फ्रेंडशिप, अगर हस्बैंड की कोई फ्रेंड है तो आप भी उसको फ्रेंड बनाओ, अगर वाइफ का कोई फ्रेंड है तो आप भी दूसरी पार्टी उसको फ्रेंड बनाए, तो फ्रेंडशिप में पूरी लाइफ चले। आप उसको डिस्प्यूट में क्यों कन्वर्ट करते हो? मेरी तो व्यक्तिगत यही राय है। सर इसका मतलब आप भी मतलब इस साइड बोलना चाहते हैं कि आजकल कपल्स में ईगो प्रॉब्लम बहुत हो गया है, जिसके कारण से डिवोर्स हो रहा है। क्या मैं इसको यही समझूं कि ईगो प्रॉब्लम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर? बिल्कुल सही कहा आपने, ईगो तो है ही है, और ईगो को सेटिस्फाइड नहीं होता है, डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। ईगोइस्ट कई बार पहले माना जाता था कि पुराने ज़माने में कर्ता जो होता है घर का, पुरुष होता है, तो उसी को ईगो हो सकता है। लेकिन आज जो है ब्रेड एंड बटर जो है का अरेंजमेंट वाइफ भी कर रही है, हस्बैंड भी कर रहा है, सब चीज़ें बराबर हो चुकी हैं, और आप ईगो अपने हाथ में रखना चाहते हो, कैसे पॉसिबल है? आप बताइए कैसे पॉसिबल? बहुत अच्छी बात कही सर, बहुत अच्छी बात कही। क्वालिटी हर चीज़ में आती है। व्यूवर्स, ये थे आपके सवाल जो मैंने अपने थ्रू सर से पूछे, एंड सर ने उनको बहुत ही डिटेल में आपको समझाया। इसके अलावा आपको अगर और कोई भी क्वेश्चन है हमसे तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, बिकॉज ये फर्स्ट पार्ट था इस डिस्कशन का। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें आपके और भी क्वेश्चंस हम लेंगे, इन डिटेल लेंगे। बिल्कुल आप अपना जो पर्सनल मैटर है उसको भी लिख सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो कैसा लगा आपको ये फर्स्ट
पॉडकास्ट का पार्ट प्लीज़ हमें बताइएगा। एंड हमारे और भी फर्दर पॉडकास्ट से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब हमारा चैनल शुद्ध लोकल, एंड हमारे लीगल पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बिल्कुल एकदम अलर्ट रखिए। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।